सो ओके एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो एक सीक्वेंस चल रहा है एज पर डीके गोल बुक। तो इट्स फिफ्थ चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। ये चैप्टर हम नोट्स में से करेंगे बिकॉज नोट्स में थोड़ा इजी करके दिया हुआ है। अदरवाइज आप बुक से बाद में रीड कर सकते हो। इसके असाइनमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेंडिंग थे। मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। ये उसी का एक पार्ट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही हम क्या बोल देते हैं? GAAP। इट मीन्स, क्या मीन इस बात का? इट इज एब्रीविएशन। हाँ, यस बोलो। इट्स एब्रीविएशन ऑफ। Generally accepted accounting principles. यस। तो अब इसमें से क्या क्या मैं रीड करें, देखो ध्यान से। गैप, जनरली accepted accounting principle. These are the rules and guidelines which is also called concepts, conventions, principles. तो ऑटोमेटिक कवर्ड है ये चैप्टर। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम जब स्टडी करते हैं तो एज ए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स या एज ए स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं इसको हम। और इन्हीं को बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये सब एक ही चीज है और इसका एक ही पर्पज है। क्या पर्पज है? इट्स अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा बेटा आपके साथ। लेकिन जो हमने अभी चैप्टर किया था प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो प्रोसेस अकाउंटिंग ऑलरेडी नोट्स के अंदर है फर्स्ट चैप्टर के अंदर एज ए अकाउंटिंग साइकिल। और बेसिस अकाउंटिंग एक क्वेश्चन फिर हमने अलग से चैप्टर नहीं बनाया, वो आप वहां से बुक से रीड करोगे। देन फिफ्थ चैप्टर के नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, a uniform set of rules and guidelines which is necessary for any accountant to prepare। क्या बनाने के लिए जरूरी है? क्या बनाना है बेटा हमें? मेन क्या पर्पज है आपका? Final फाइनेंशियल comments. स्टेटमेंट्स। तो एक अकाउंटेंट को ये रूल्स, कस्टम्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस दी गई हैं जिसे वो जनरली एक्सेप्ट करता है। सभी अकाउंटेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट करके जब उसको फॉलो करते हैं टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबकी स्टेटमेंट्स एक जैसी होती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करोगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। ऑब्वियसली बैलेंस शीट के अंदर के जो कंटेंट हैं उसकी अमाउंट डिफरेंट होंगी, कंटेंट सेम होंगे। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स या लायबिलिटीज का सीक्वेंस, हेडिंग, सब हेडिंग सेम मिलेगा। सिर्फ अमाउंट डिफरेंट होंगी। मेरी लायबिलिटी 1000 है, किसी कंपनी की लायबिलिटी 1 करोड़ हो सकती है या 100 करोड़ हो सकती है। तो अमाउंट्स डिफरेंट है, हेडिंग सेम है। और अगर इफ देयर आर नो standardized set of rules, then every accountant will prepare financial statements in his own way, which will result in unreliable, inconsistent and biased accounting informations। ये सब कुछ हम कर चुके हैं स्टडी ना अभी तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो किसी भी अकाउंटेंट को अगर ये रूल्स नहीं दिए जाते तो उनकी स्टेटमेंट्स उनके हिसाब से बनेंगी जो कि कंसिस्टेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट ईयर उनके मूड कुछ और होगा, उनकी नॉलेज कुछ और होगी। नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग चेंज हो जाएगा तो हमारी स्टेटमेंट अलग तरीके से बनेंगी। तो दैट्स वाई ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंट चेंज होते हैं, अमाउंट चेंज होती हैं, लेकिन फॉर्मेट्स, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन सेम रहती है। बस आगे तो इसी को बताया गया है। तो इतना मीनिंग बेटा आपको रीड करना है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो इतना आप याद भी करोगे कि इसका मीनिंग है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच इज गिवन टू अकाउंटेंट टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ए कंसिस्टेंट मैनर। अब इन्हीं इसी मीनिंग से हमने इसके कुछ फीचर्स डिराइव किए हैं। तो अगर एग्जाम में आपको आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फीचर्स बताओ या गैप की फीचर्स बताओ, तो बता सकते हो आप। अच्छा, आप रीड करो। मैं मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूं, जहां आपको प्रॉब्लम हुई वहां बात करेंगे।
और हमने ये क्वेश्चन बुक से स्टडी किया था ना। एक्चुअली नोट्स का पैटर्न थोड़ा अलग चलता है, बुक्स में हर एक बुक के ऑथर का अपना पैटर्न होता है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहाँ कवर किया गया था, जहां हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऑब्जेक्टिव्स को रीड किया था। तो दैट्स वाई जब हम बुक को कर रहे हैं ना, तो बुक में 5th चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, उसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात आ रही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगर फीचर्स की बात करें, तो वो फीचर्स चाहे आप चैप्टर नंबर 3 में से रीड कर लो या चैप्टर नंबर 5 में से रीड कर लो, उनकी फीचर्स सेम रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये हमें पता है, ये एक आउटकम है कांस्टेंट हार्डवर्क ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी कौन है, आईसीआई। उसके कांस्टेंट हार्डवर्क के कारण ये रूल्स बने हैं। these are not these are not means these are man made, these are not given by any institution, by anything. These are made by the experience or by the hard work of accounting professionals. Okay, and ये क्या इंश्योरिटी देते हैं हमें, इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको समझना इजी हो जाता है, जर्नल के थ्रू, लेजर के थ्रू, ट्रायल बैलेंस, फाइनल काउंट्स, किसी के थ्रू भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, कंपनीज एक्ट हो गया, जैसे सेबी होगी, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ऐसी, ये सब इनको फॉलो करते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। कंपनीज को इजी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और these are generally accepted but not final statements. These are not static, means ये चेंज हो सकते हैं, ये स्टैटिक नहीं है कि फिक्स हो जाएंगे, रिजिड नहीं है ये, these can be changed। और ये मैन मेड है, these are not discovered। साइंस के अंदर बेटा जितनी चीजें हैं वो डिस्कवर की गई हैं, है ना, लेकिन these are not discovered things, these are man made according to traditions, customs, as per the experience, टाइम टू टाइम ये चीजें बनती गई हैं और इनको चेंज भी किया जा सकता है। एंड दीज आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। ये सब पॉइंट्स हमने पहले किए थे। और इसकी 3 फीचर्स चाहिए हमें, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आई थिंक क्लियर है ना आपको। रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी। जब मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप विंडो से जंप करके नीचे जाओगे, तो ये फिजिबल नहीं है आपके लिए। आपके पास हर ट्रांजेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव प्रूफ चाहिए, these should be relevant with the business। तो ये एक पार्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आपने बुक से 3rd चैप्टर किया था थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, तो वहां गैप का वर्ड आया था और उसके ऑब्जेक्टिव्स आए थे, ये वही क्वेश्चन है, नोट्स में हमने यहाँ कवर किए। फाइनली एक बुकलेट आपको मिल जाएगी थ्योरी नोट्स की, ऑफिस से आप कभी भी कलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ कि आप सेपरेट सेपरेट नोट्स लेके जाओ, पूरा एक बुकलेट लेके जाइए। बस आप फोन कर दीजिए एक बार इंस्टीट्यूट में, सो दैट आप अपने टाइम के हिसाब से आप वो फुल एक बुकलेट लेके आओ वहां से ना, इसमें सभी चैप्टर के नोट्स हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आगे जो हमारे चैप्टर का फंडा है, जो मेन नेम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गैप का पार्ट है, तो दैट्स वाई नोट्स में पहले गैप का मीनिंग समझाया गया है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ये क्या डिफरेंट होंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल से? नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, कन्वेंशंस को ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जिसका मीनिंग है दीज आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। एवरीवेयर बेटा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस issued by any accounting body of the country। वो है हमारी इंडिया की, क्या है नाम उसका, क्या बेटा उसका नेम? यस। एंड इट यूज्ड, किस लिए यूज की जाती है? फॉर रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग
मीन्स वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना और उनको कम्युनिकेट करना। बस यहां तक आप कर सकते हो। देन डेफिनेशंस हैं बाय द एक्सपर्ट्स। देन बेटा इसकी अगेन फीचर्स आ गई। अब क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फीचर डिफरेंट होगी? नहीं, जो गैप की फीचर्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फीचर्स हैं, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की होंगी। आप चेक करो, वही सही मिलता होगा। दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग कि स्टेटमेंट रिलायबल हो। जो स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं, उन पे हर कोई ट्रस्ट करता है। जिस पे हर कोई ट्रस्ट करता है वो क्रेडिबल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, बैंक्स या कोर्ट्स जिनके ऊपर ट्रस्ट करती हैं, एवरी डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो क्रेडिबल बन जाता है। तो क्रेडिबल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए इनको फॉलो किया जाता है। ये यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं सो दैट सभी अकाउंटेंट एक जैसी प्रैक्टिसेस पॉलिसीज फॉलो करें। ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी इसकी फीचर्स है मेन। ये किसी भी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट या लॉज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो आज एक दिन में दो चैप्टर्स भी हो जाएंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आई थिंक वाउचर्स ही आएगा, तो जल्दी हो जाएगा। आप समझिए कि बेटा नेक्स्ट वीक तक, कमिंग संडे तक हमारी थ्योरी ओवर हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम कैश बुक स्टार्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल्स पे वापस आ जाएंगे। These are mandatory nature, also have been made flexible। ये सब सेम है जो हमने अभी रीड किए हैं। और जो जो इनकी बेटा नेचर है वही इनके ऑब्जेक्टिव्स है। आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। इफ एंड डाउट देन बात करते हैं, अदरवाइज अब आपको आती है तो मेरे रीड करने का बेनिफिट नहीं है। जस्ट रीड आउट दिस पैराग्राफ। फर्स्ट टू 6 पॉइंट्स रीड करिए। ये स्टूडेंट डाउट क्लियर है सब कुछ? ये एनीवन बेटा डाउट है कोई किसी भी पॉइंट में? No, sir. अच्छा, बेनिफिट्स भी सेम है तो मैं यहाँ से रीड करने की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो बेटा देखो, यूटिलिटी, बेनिफिट्स, नेचर, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सेम है। सबका एक रिजल्ट क्या है कि these are the guidelines, set of rules to make your financial statements incredible या uniform so that results can be derived very easily, and these can be used as a standard to make all financial statements, and all interested parties can get every type of information without any problems. And when statements are consistent, when statements are accurate and reliable, so everyone can trust on that। तो इसका एक ही पर्पस है ये कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट सही मानी जाएगी बाय द कोर्ट, बाय द जजेस, बाय द अकाउंटेंट्स, बाय द कंपनीज, एवरीवन। और बिजनेस हाउस भी अपने उन स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट करते हुए उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं एवरी ईयर। ये सब है। अब इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो होते हैं, ये आपको देखने हैं। देखो, these are list of accounting standards। Number 1, first accounting standard, disclosure of accounting policies। means आपको
जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है इसके अंदर कई मेथड्स हैं जिसकी हम बात नहीं करते ऊपर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, कंसिस्टेंसी जिसके अंदर होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली वी शुड यूज ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर एवरी ईयर, तो ये उसका डिस्क्लोजर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ है कि हमें अपनी पॉलिसीज को मेंशन करना पड़ता है कि हम क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, और जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसे अपने शेयर होल्डर्स को, अब क्योंकि ये सारी बातें किस पे अप्लाई होती है, कंपनी पे। मैंने कल भी बताया था आपको कि कंपनीज की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है, ओनरशिप डिफरेंट है। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो हमें अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि हम कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इट इज ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन के ऊपर है। इन्वेंट्रीज का मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास ईयर के एंड पे जितने भी स्टॉक्स बच जाते हैं, गुड्स के स्टॉक, इन्वेंट्री, उसकी वैल्यूएशन की जाती है यहाँ पे। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है। तो ऐसे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट आपका ये सिलेबस नहीं है कि आपने इनके बारे में समझना है या इनको याद करना है। ये सिर्फ बताए गए हैं कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो कुछ इसमें से मैं आपको टिक करा देता हूँ जिनकी ये ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए एज पर योर पर्सनल सिलेबस। नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसमें पॉलिसीज का डिस्क्लोजर है कि कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं हम। अकाउंटिंग 2, जिसमें इन्वेंट्रीज है, आपके पास कितना तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, यू नो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये जो भी आपके पास होती हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, जिसका आंसर है लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो कम होगा उस पर फॉलो की जाएगी। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट +2 में आपको आएगा चैप्टर, ये +2 में इट्स वेरी फेमस चैप्टर। बुक 3 है हमारी +2 में, बुक 3 अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं, तो बुक 3 के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फुल ईयर में कितना कैश आया और कितना कैश किया उसके ऊपर कुछ एनालिसिस किए जाते हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। देन आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 याद कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, बिकॉज डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस का पार्ट है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, उसके क्या मेथड्स हैं, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, याद है ना ये वर्ड, रेवेन्यू रिकग्निशन। तो जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए हैं ये वही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यहाँ पे एक सीक्वेंस बना दिया गया। तो रेवेन्यू रिकग्निशन नंबर 9 पे है कि हम किस चीज को रेवेन्यू मानेंगे और कब मानेंगे रेवेन्यू। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके लिए आ गया, फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, जो आपकी फिक्स एसेट्स है बिजनेस की, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, उन्हें रिकॉर्ड कैसे करोगे, उन पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन की बात तो खैर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में भी आ जाती है, बट वो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स एसेट्स पे। तो 6 और 10 का आपस में लिंक बन जाता है। फिर फिक्स एसेट्स की सेल कैसे होगी, डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे उनको हम, मीन्स उनको बुक्स में दिखाएंगे कैसे। अगर एक मशीन 10 लाख की है और उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 लाख को 10 लाख को 10 से डिवाइड करके एवरी ईयर हम उसकी 1 लाख रुपीज कॉस्ट बुक्स में शो करेंगे एज ए एक्सपेंस कि हमने उसको यूज कर लिया। खैर ये बातें आपको आगे समझ आएंगी डेफिनेशन चैप्टर में। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 याद कर सकते हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग जब हम पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं। 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये क्या होता है, जो कंपनीज डिफरेंट सेगमेंट्स में बिजनेस करती हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के बिजनेस कई तरह के हैं बेटा, कितने तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है। रिलायंस एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी है, रिलायंस फैब्रिकेशन क्लॉथ इंडस्ट्री भी है, रिलायंस फ्रूट्स और रिटेलिंग भी करता है, रिलायंस का कम्युनिकेशन बिजनेस भी है, जो भी डीटीएच कनेक्शन हो गया या फिर ये हमारे पास मोबाइल फोन हो गया, जियो हो गया, ये सब चीजें भी है। तो रिलायंस के पास कई तरह के बिजनेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो जिस बिजनेस में ये है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ईयर के एंड पे कंपनी की सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है
कि बिजनेस कौन कौन से ये कर रहे हैं और किस सेगमेंट में कितना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इनको, ये बनता है। देन आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कर सकते हो बेटा। इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखी हुई हैं। तो सारी नहीं आप याद कर सकते, आप लास्ट कर सकते हो 29 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट एसेट्स, कि जो जो एसेट्स या लायबिलिटी हमारे बिजनेस में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, जो आगे फ्यूचर में रिकॉर्ड करनी है हमें, उनको जस्ट एज ए नोट हमें दिखाना है बुक्स में। तो ये आप यहाँ पे जस्ट एज ए नेम याद कर सकते हो, नंबर एंड उसका नेम, ये आपका एज ए होमवर्क है आज का। ये मैंडेटरी है बेटा, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में मैंडेटरी हैं अप्लाई करने, और 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। थर्टी, 31, 32 ये मैंडेटरी नहीं है। तो टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए हमारे पास? 32 बेटा, वी हैव 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो आज क्लास यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा आईएफआरएस। थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए फिर ज्यादा। तो आईएफआरएस क्या है, उसका मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, ये आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है वैसे, आई थिंक स्कूल्स में कराया क्या दिया दीपांशु, आईएफआरएस कॉन्सेप्ट हुआ है? No, sir. बिकॉज आई थिंक ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। चलिए थोड़ा सा मीनिंग देख ही लेते हैं, फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 वहां स्टार्ट करेंगे। आई थिंक डबल एंट्री सिस्टम है चैप्टर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डीके गोल में देखना कौन से। Sir, sixth to accounting equations. ठीक है, वो तो हमने कर लिया न्यूमेरिकली, वो चैप्टर तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स में ही है, अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तो दैट इज ओवर, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 चैप्टर कौन सा है आपके पास? Double entry system. हाँ, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग। डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो सब आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन फिर इसके अंदर डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल रूल, मॉडर्न, वो सारा आएगा, वो हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद 8 नंबर है वाउचर्स। तो ये 2 चैप्टर्स 2 क्लासेस में हो जाएंगे मैक्सिमम। फिर आई थिंक 9 चैप्टर जर्नल है नेक्स्ट। Yes. तो वहां से हम न्यूमेरिकल कर ही चुके हैं सब आपके साथ, उसके थ्योरी नोट्स इशू कर देंगे, आप उनके नोट्स पढ़ लेना, थ्योरी नोट्स, जर्नल, लेजर, कैश बुक, इसको आप खुद रीड कर सकते हो, बिकॉज इसमें थ्योरी आती नहीं एग्जाम में। हम डायरेक्टली उसकी असाइनमेंट्स कर लेंगे, जो भी चैप्टर्स है ना इनकी असाइनमेंट्स करेंगे डायरेक्टली। तो नेक्स्ट वीक लग जाएगा पूरा थ्योरी में भी। तो ये पार्ट आई थिंक डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन है अभी। तो हम सिर्फ इसका मीनिंग कर लेते हैं। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका मीनिंग है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, आईएएसबी, याद है ना, इसका रेफरेंस आया था अभी असाइनमेंट्स के अंदर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जैसे बेटा इंडिया में है ना आईसीआई, वैसे ही फॉरेन के अंदर है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करता है, उसे बोलते हैं आईएफआरएस। बस इसका मीनिंग ही आपके लिए और कुछ नहीं है, तो और रीड करते हैं इसको। IFRS refers to common set of accounting standards issued by IASB stating how business transaction and other events, क्योंकि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दो चीजें ना हमारे पास, ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है वो इवेंट्स है, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मींस
इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू एवरी कंट्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है, गॉट इट, जैसे हमारा इंडिया, और इंडिया इज ए ओपन इकोनॉमी, it always it always start import export with every country, yeah, it always make some transaction related to exchange of money and money's worth with the other countries, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट होता है, या फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट होता है, या फिर फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स में कह देते हैं। तो जब भी आप ग्लोबलाइजेशन में जाते हो जहां आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड हो कुछ चीजों को लेके, रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स को लेके, ऐसे आपके ऊपर ही कुछ कंट्रीज डिपेंड है। तो जब आपका दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है या कोई भी एक्सचेंज होती है, जब आप लोन लेते हो किसी और कंट्री से, तो जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, सो दैट बिकॉज बेटा इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यूएसए से मैच नहीं करेंगे, बट हम यूएसए से ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं ना, यूएसए में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहां से इंपोर्ट भी हो रहे हैं, ऐसे चाइना से गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, जबकि चाइना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे। तो ये जो भी बिजनेस हो रहा है एक दूसरे के साथ, उसके लिए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बस सिर्फ आपका मीनिंग इसमें आपको क्लियर हो चाहिए, इट्स ओनली मीनिंग, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में रखा गया लेकिन ये बाद में डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। तो आपका सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक का ही है मेनली, तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होते हैं। तो आज हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें से असाइनमेंट पार्ट कुछ नहीं बनता है, आपको बता दिया। प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तो क्वेश्चन हमने वहीं पे बीच बीच में कवर कर दिए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की असाइनमेंट मैंने आपको इशू की हुई है, जिसमें से थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के 95% क्वेश्चन बनते थे या उससे ज्यादा, बीच में कुछ एक क्वेश्चन पेंडिंग थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो आज आपको एज ए होमवर्क देख लेनी है, वो असाइनमेंट आपको शेयर की हुई है। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम आगे करेंगे तो उसकी असाइनमेंट आएगी फिर हमारे पास, ठीक है। नाउ एवरीथिंग क्लियर, क्लास ओवर एवरीवन? Excuse me, sir. यस बेटा। सर मेरा एक डाउट था, लाइक स्कूल में कैश बुक हो रही है तो ये कहने बताओ से बताओ। परचेज्ड बिजनेस प्रेमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक 12,000, तो इसमें लाइक क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? आप कैश बुक बना रहे हो यहाँ पर? यस सर। डबल कॉलम कैश बुक है? यस सर। कैश बैंक, कैश बैंक। तो बिजनेस प्रेमिसेस परचेज किया बाय चेक ना? यस। तो वो तो बहुत सिंपल है बिल्कुल इसमें बेटा, बाय बिजनेस प्रेमिसेस 12,000 पेमेंट आपकी। बिजनेस प्रेमिसेस ही लिखेंगे? हाँ हाँ। ओके सर। बिजनेस प्रेमिसेस क्या होती है? ये क्या होती है बेटा? ये बिल्डिंग का नेम है हमारी, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे बिजनेस ऑफिसेज होते हैं, शोरूम्स होते हैं, तो वो आपने परचेज किया अपना शोरूम, तो जहां पे बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस बिल्डिंग है ये, तो बाय बिजनेस प्रेमिसेस ही चलता है। यस। एंड सर अगर हमें एंट्री आती है कि परचेज्ड रनिंग बिजनेस, तो फिर उसको हम लेजर या कैश बुक में कैसे लिखेंगे? ट्रांजैक्शन बोलो, परचेज रनिंग बिजनेस फॉर ₹1 लाख, ऐसे बस। यस। हाँ, तो वो आएगा बेटा बाय सन्ड्री बिजनेस, सन्ड्री बिजनेस। ओके सर। बिजनेस के आगे सन्ड्री आ जाएगा, बिकॉज वहां पर हम एसेट्स भी परचेज कर रहे हैं और लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वही आपका एक नेट वर्थ होती है, कैपिटल होती है। तो बेसिकली आप किसी बिजनेस की कैपिटल परचेज कर रहे हो, तो इसलिए उसके लिए सन्ड्री वर्ड यूज करते हैं, बाय सन्ड्री बिजनेस। ओके सर। या समटाइम्स 2 एंट्रीज पास की जाती है, तो एक एंट्री होगी सन्ड्री बिजनेस डेबिट टू वेंडर, वेंडर हो गया जिसका बिजनेस परचेज कर रहे हो आप, फिर आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, वेंडर डेबिट टू कैश या टू बैंक। इन सम केसेस बाय वेंडर लिख देते हैं, बट डायरेक्ट एंट्री ये बनती है, जैसे आपको पता है परचेज सन्ड्री बिजनेस या परचेज बिजनेस
तो बाय सन्ड्री बिजनेस या जी। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, डीकेबल बुक में से कर रहे हैं यस सर। कैश बुक, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो तो बता देना, कोई अगर क्वेश्चन के आंसर मैच करने हो मैं शेयर ओके कर सर, दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू ओके सर। वेलकम वेलकम।